हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरुण सर फ्रॉम फोर्थ नीड। एंड इस वीडियो में हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 के सेक्शन ए, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेक्शन है, को सोल्व करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पी दिया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है और पूछ रहा है कि इस पी में लगातार जीरोज की संख्या कितनी है, मतलब द नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव जीरोज। तो इसके लिए बता दे कि नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव जीरोज तभी मिलता है जब 2 और 5 का प्रोडक्ट निकाला जाएगा। मतलब आपको ये देख रहे हैं ना, 2 टू दी पावर 4 और ये 5 टू दी पावर 4, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख लो। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 4। और 10 का पावर 4 आया, मतलब इसमें जीरोज की संख्या 4 होगी। तो ये करेक्ट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा है कि 5 माइनस रूट थ्री इज ए, यानी 5 माइनस रूट थ्री क्या है? कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, या नॉन ऑफ दिज। तो गाइज, एक रेशनल और एक इरेशनल का चाहे सम हो, डिफरेंस हो, या प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, सभी के सभी इरेशनल होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर सी होगा। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 20, देन द वैल्यू ऑफ के इज। यानी कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज का प्रोडक्ट अगर 20 है तो के का वैल्यू बताना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। और ये कितना है, ये है 20। तो अब करना क्या है, सी के बदले आपको यहाँ पे के लिखना है और ए के बदले 1, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 1 है और यहाँ पे सी के है। और इक्वल टू कितना होगा, 20। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन कब होता है, जब दो दिए गए इक्वेशन के लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वन सॉल्यूशन होगा। टू सॉल्यूशन की बात ही नहीं है। यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब होगा जब दोनों इक्वेशन के लाइंस कोइंसाइड हो, ऐसे ओवरलैप करते हो। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दो दिए गए इक्वेशन के लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, इस तरह से हो। तो अभी आप देख लो कि y इक्वल टू 0, ये जो आप देख रहे हैं यह एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो यह एक्स एक्सिस हो गया, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया। और यहाँ देख लीजिए ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन हुआ। और y इक्वल टू -7 ये एक दूसरा इक्वेशन है। तो इसका लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसे। और ये y एक्सिस को कहाँ काटेगा, ये काटेगा 0 - 7 पे, 0 - 7 पे। तो चूंकि दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है कि ए लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। इफ 2 - 5 is the midpoint of PQ, then the coordinates of P and Q are।
मतलब ये क्या कहा सो आप समझ लीजिए, इसको यहाँ पे समझा रहे हैं। ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, और यहाँ दे दिए एक्स, ये सपोज कीजिए वाई है, और एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो वो लाइन आप देख लो, वो लाइन इस तरह से भी ड्रॉ किया जा सकता है, इस तरह भी ड्रॉ हो सकता है, इस तरह भी ड्रॉ हो सकता है, इस तरह भी होगा। पर यहाँ आपको कंफर्म होना है कि किस प्रकार से ड्रॉ करें। तो इसके लिए ये जो आप देख रहे हैं मिड पॉइंट, इसका पोजीशन डिटरमाइन कीजिए कि कहाँ होगा। तो देखो, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो इसका पोजीशन पड़ता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, अब देख लो, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये y एक्सिस को कहाँ काटता है? P पर, और x एक्सिस को Q पर। तो P का कोऑर्डिनेट जो भी होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट y मान लेते हैं। Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट x मान लिए और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और P और Q का जो आप देख रहे हैं मिड पॉइंट, वो ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट दे दिया है कितना? 2 माइनस 5। तो आप जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगर आप समझिए मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यानी एक्स को ऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो अगर आप देखें तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों एंड पॉइंट यानी पी और क्यू के एंड पॉइंट, जो भी ये पी और क्यू लाइन सेगमेंट है, इसका जो एंड पॉइंट देख रहे हैं, एक P है और दूसरा Q है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट्स को x कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ करके हाफ कर देंगे। तो मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स बाई 2, मतलब x बाई 2। और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है मिड पॉइंट का? तो वो दिया हुआ है मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2, आप यहाँ देख लीजिए घेर रहे हैं। तो ये हो गया 2 इक्वल टू एक्स बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार से अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें, तो y कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं मिड पॉइंट का, जो कि कितना है, वो है -5। तो y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ देखिए, y कोऑर्डिनेट के लिए एंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर हाफ करेंगे। तो इसका y कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट कितना है? y। और एक q का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो इसलिए -5 कितना हो जाएगा? y प्लस 0/2। इस तरह से y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा -10। सो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब p का वैल्यू हो गया x यानी कि 4 और y यानी कि 0, और q का वैल्यू क्या हो जाएगा? q का वैल्यू, सॉरी, p का वैल्यू यहाँ ध्यान दीजिएगा, p का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, p का वैल्यू 0 और y कितना है? -10। अब देख लीजिए, यहाँ पे p का वैल्यू है, ये 0 है, ये y है, तो y का वैल्यू हमने यहाँ -10 लिख दिया। और q का वैल्यू कितना होगा? q का वैल्यू x 0 है, तो ये 4 और ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप देख लीजिए कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है ए पर, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ द पॉइंट 4, 3 एंड बी यानी x5 आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर O 2, 3, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब इसको इस तरह से समझिए कि ये एक सर्कल है ऐसे, और इस सर्कल का सेंटर हो गया ये O, जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 दिया गया है, और इसी सर्कल पर एक पॉइंट ये है A, जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 3, और फिर इसी सर्कल पर एक दूसरा पॉइंट है B, जिसका कोऑर्डिनेट है x और 5।
तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये OA रेडियस हो गया, ये OB भी रेडियस हुआ, तो दोनों इक्वल होंगे। मतलब कि OA इक्वल हो जाएगा OB के, तो यानी इनका स्क्वायर यानी OA स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OB स्क्वायर। फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार अगर हमको OA निकालना है तो इनके x और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो यहाँ 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे और फिर y में से y को घटाएंगे तो 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, फिर इक्वल टू, इसी तरह से अगर हम OB की बात करें तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस y में से y को घटाएंगे तो 5 माइनस, ये ध्यान दीजिए 5, ये 5 और माइनस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 के स्क्वायर से ये 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बच गया 0 और इधर बचा x माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो 0 का रूट 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, 2। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ए सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देन AB प्लस CD इज इक्वल टू। तो देखिए क्या कह रहा है, ये एक सर्कल है जो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के चारों साइड्स को टच कर रहा है। तो AB प्लस CD क्या होता है, आपको बता दे, ध्यान दीजिए कि ऐसे मान लीजिए एक सर्कल है और ये किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड को टच कर रहा है। ऐसे मान लीजिए ये है इस तरह से, यहाँ मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और AB को टच कर रहा है P पर, BC को Q पर और CD को R पर और AD को S पर। तो पहले तो हम बता दें कि ऐसी परिस्थिति में इन दोनों अपोजिट साइड का सम इन दोनों अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CAD प्लस BC। बट हाउ, कैसे, इसके लिए आपको बताते हैं कैसे करना है। तो देखो AP इक्वल होगा AS के, क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट A से सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स हैं। तो द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ यूज किया, AP इक्वल टू AS। सिमिलरली यहाँ लिखते हैं BP इक्वल टू BQ, क्योंकि ये दोनों भी एक ही पॉइंट B से ड्रॉ किए गए। इसी तरह से CR इक्वल टू CQ और फिर DR इक्वल टू DS। अब अगर ऐड करें इन्हें हम, तो AP और BP ऐड होकर के आप देख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया AP और ये हो गया BP, ऐड होके AB हो गया। इसी तरह से आगे भी ऐड करेंगे तो ये लिख दिए AB प्लस, और CR और DR देख लीजिए, ये हो गया CR और ये हुआ DR, ऐड होकर CD हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CD इक्वल टू, फिर देखिए ये AS और ये DS अगर ऐड करेंगे तो आप देख लो यहाँ पे AS और ये DS ऐड होकर क्या हो गया, AD। तो यहाँ लिख दिए AD और प्लस, इसी तरह से ये BQ और ये CQ, यानी कि ये BQ, ये देख लीजिए BQ और ये CQ ऐड होकर क्या हो गया, BC। तो इस तरह से ये C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C with AC equal to 4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AB। मतलब कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप समझ सकते हैं कि इसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है
राइट एंगल है सी पर। तो सी यहाँ बना दिए, ए यहाँ दे देते हैं, बी यहाँ दे देते हैं। और अगर ए सी 4 सेंटीमीटर है और ये आइसोसेलस है, तो ए सी इक्वल होगा बी सी के, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कितने 4 स्क्वायर हो गए, 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट भी हट जाएगा, 4 बट रूट 2 रह जाएगा। तो इस तरह से 4 रूट 2 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, if a tower 30 meter high cast a shadow 10 root 3 meter long on the ground, then the angle of elevation of the sun is। ये क्या कहा, सो सुन लीजिए। एक टावर है, मान लो ये टावर है और इसका हाइट कितना है 30 मीटर, और ये शैडो इसका कास्ट हो रहा है ग्राउंड पर, इसका शैडो कास्ट हो रहा है, उसका लेंथ दिया गया है 10 रूट 3 मीटर। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये बताना है कितना होगा। मान लो ये थीटा है, तो फिर आप देख लो यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है इस एंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर बाई बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है, tan का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 30 मीटर बाई बेस 10 रूट 3 मीटर। कैंसिल करेंगे, 10 से ये 3 टाइम्स कटेगा और 3 को रूट 3 से कैंसिल करेंगे तो रूट 3 टाइम। तो इस तरह से ये रूट 3 आ गया। और रूट 3 tan कितना का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। तो इस तरह से दोनों ओर से tan हटा देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो थीटा क्या निकल कर आ जाएगा, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी, ये जो दो पॉइंट है, लाई ऑन ए सर्कल विथ सेंटर टू -3y, देन द वैल्यू ऑफ y। तो इस तरह का ही क्वेश्चन पहले बनाए हैं, अभी देख लीजिए फिर ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल पर अ, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है -1 और y, और दूसरा पॉइंट है बी और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 5 7, और जो सेंटर है इस सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 -3y, 2 -3y। तो आप जानते हैं रेडियस इक्वल होता है, अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे, तो इस हिसाब से क्या आएगा, ओ ए, ये मान लो ओ है यहाँ पे, तो ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ बी के, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ बी के स्क्वायर का। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, ओ ए का मतलब हुआ पहले एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे ओ और ए का, तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट 2 और ए का -1, तो 2 माइनस -1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लिख दिए 3 का स्क्वायर, फिर प्लस दिए। अब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालते हैं, तो आप देख लो यहाँ पे ये है y, y -3y, तो ये 4y हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4y स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ लिख दिए 4y का स्क्वायर, और इक्वल टू, अब आते हैं OB की बात करते हैं। तो OB निकालने के लिए O और B के पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये 5 है ये 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, और प्लस फिर फिर किसका y का, तो -3y और -7 या 7 -3y, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 माइनस माइनस प्लस 3y का स्क्वायर। अब देख लीजिए दोनों ओर 3 का स्क्वायर है, कैंसिल कर दिए,
यहाँ आप देख लो कि ये 4y² है, तो हम क्या करते हैं 4y लिखते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा तो प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर सोल्व करते हैं तो ये हो गया 4y इक्वल टू एक बार प्लस फिर एक बार माइनस 7 प्लस 3y, क्योंकि स्क्वायर के कारण रूट हट गए। तो अब क्या करते, एक बार प्लस 7 प्लस 3y लेकर चलते, एक माइनस लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर लिखते, देखिए अगर हम फर्स्ट में क्या लेकर चले 4y इक्वल टू प्लस 7 प्लस 3y, मतलब यहाँ पे इस बार हमने क्या किया कि ये प्लस वाला साइन लेकर चला, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, ये सोल्व करेंगे तो 3y 4y की ओर जाएगा, y इक्वल टू 7 आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे यही चीज फिर देखिए, ये 4y इक्वल टू माइनस साइन लेकर चलेंगे, तब क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू -7 -3y, मतलब क्या आ गया, +7y इक्वल टू -7, सोल्व किए y निकल गया -1। तो इस तरह से y के दो वैल्यू आ गए, एक -1 और एक, देख लीजिए यहाँ पे एक -1 आ गया और एक 7 आ गया। तो कहाँ मिल रहा है, ये -1 और 7 यहाँ मिल रहा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि टू कॉइन्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर केप्ट वन ओवर द अदर एज शोन इन फिगर, then the area of shaded ring shaft region is in square centimeter each। और यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो ये क्या कहा वो आप समझ लीजिए। ये कह रहा है कि एक तो ये आप देख रहे हैं, एक ये क्वाइन है और एक दूसरा क्वाइन इसके ऊपर ऐसे रखा गया है, ये वाला क्वाइन, और दोनों का रेडियस दिया है, तो डायमीटर दिया गया है। तो जो बड़ा वाला क्वाइन है उसका रेडियस हो जाएगा, डायमीटर उसका 4 है तो हाफ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर यानी कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस, तो डायमीटर यहाँ देखिए 2 है तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप जानते हैं रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये एरिया ऑफ रिंग डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस आर और इनटू आर माइनस आर। तो इस हिसाब से पाई की जगह पाई 2+1 और इंटू 2-1 सोल्व करेंगे तो ये 3 पाई आ जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक बैग में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से एट रैंडम एक बॉल निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज नॉट रेड इज, मतलब वो निकाला गया बॉल रेड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ बता दे कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉट रेड का। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम 1 में से रेड की प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे। अब 1 माइनस रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम यानी कि रेड हो गया 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम तो 3 + 5 यानी कि 8। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे, 8 1 जा 8 -3 5 आ जाएगा, 5/8। यही करेक्ट आंसर हो गया सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इट इज proposed to build a single circular park equal in area of the sum of areas of two circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be, मतलब ये कह रहा है कि एक पार्क है ये, जिसका डायमीटर समझो 12 सेंटीमीटर है, और ये एक दूसरा पार्क है जिसका डायमीटर
16 सेंटीमीटर है। अब अब एक नया पार्क बनाना है। मान लो ये नया पार्क बना रहे हैं और इस नए पार्क का एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। मतलब कि ये A1 प्लस A2 के बराबर है। तो इसका बताना है कि रेडियस क्या होगा। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं जो पहला सर्कल है इसका रेडियस R1 है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा है R2, उसका रेडियस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और जो न्यू सर्कुलर पार्क है उसका रेडियस मान लीजिए R है, वो हमें निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू पार्क का एरिया इन दोनों दिए गए पार्क के एरिया के सम के बराबर है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्या करेंगे, पाई दोनों ओर से कॉमन लिए, राइट साइड से पाई को कॉमन ले लिए। तो हम यहाँ पाई कॉमन ले लिए, R1 बचा। R1 का मतलब हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर, और फिर R2 का मतलब हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर। पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से R स्क्वायर इक्वल टू, ये सोल्व करेंगे, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ओर से R हटा, स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 13 का आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है ये देख लीजिए। एक डाइस को 2 बार रोल किया जा रहा है, तो 5 के किसी भी टाइम न आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। चूंकि डाइस 2 बार रोल किया जा रहा है, इसलिए 5 एक बार आ सकता है या 2 बार आ सकता है, यानी दोनों टाइम में आ सकता है। तो किसी भी टाइम में न आने की उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस मीन्स सैंपल स्पेस की संख्या, और ये टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं। तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है, तो ये 36 हो गया। अब मान लेते हैं कि ई एक इवेंट है 5 के किसी भी टाइम आने की। तो 5 एक टाइम आ सकता है इस तरह से, 1 5 या 2 5 या 3 5 या फिर 4 5, इसी तरह से 5 5, दोनों टाइम 5 आ सकता है, या फिर 6 5, या फिर ऐसे भी आ सकता है 5 1, फिर 5 2, 5 3, 5 4, 5 तो आ चुका है। एक 5 3 छूट गया, यही लिख देते हैं 5 3, और ये 5 6। तो ये टोटल अगर काउंट करें तो 3 3 6 6 और 4 10 एंड 1 11, टोटल 11 हो गया। तो यहाँ पे पीई निकालते हैं, मतलब 5 के आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस। अब एन ई कितना है, टोटल 11 है, और एन एस कितना है, 36। तो 5 के किसी भी टाइम न आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी नॉट ई निकालने के लिए 1 में से पी माइनस कर देंगे, तो ये सोल्व करके 25/36 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये कहता है कि एक मेडिसिन कैप्सूल सिलिंड्रिकल शेप में है, जिसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है, और उसके दोनों इंड पर, यानी उसके प्रत्येक इंड पर 2 हेमीस्फेयर स्टक किए गए, चिपका दिए गए हैं। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर। पूरे कैप्सूल का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो फिर कैप्सूल की कैपेसिटी क्या होगी। इसके लिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना है, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए वो कैप्सूल है इस तरह से। ये हो गया सिलिंड्रिकल पार्ट,
और इधर में एक हेमीस्फेयर स्टक किया गया है। इधर भी सिलिंड्रिकल पार्ट है और इधर भी एक हेमीस्फेयर स्टक कर दिया गया है। इस तरह से इस कैप्सूल का टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ये पूरा लेंथ 2 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो आप डायमीटर देख रहे हैं, ये डायमीटर दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो एक कॉमन डायमीटर है, सिलिंड्रिकल पार्ट का भी है और हेमीस्फेरिकल पार्ट का भी। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5 बाई 2, यानी कि 5/20 कैंसिल करेंगे 1/4 सेंटीमीटर। और सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो पूरा इंटायर लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। उसमें से दो रेडियस, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, इन दोनों रेडियस को माइनस कर देंगे यानी 2r कर देंगे। तो इस तरह से 2 माइनस 2 इंटू 1/4 होगा और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करने पर ये 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फिर कैपेसिटी क्या होगी? तो कैपेसिटी अगर हम यहाँ लिखें, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का मतलब हो गया सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस दो हेमी स्फेयर का वॉल्यूम। तो दो हेमी स्फेयर मीन्स एक स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखें तो दोनों में पाई है, आर स्क्वायर भी है, कॉमन ले लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा एच। और इसमें क्या बच जाएगा? इसमें बच जाएगा 4/3 और आर। अब इसे सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के लिए फिर यहाँ इक्वल टू देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे, आर 1/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 होगा। एच कितना है? एच 3/2 है और प्लस और यहाँ पे 4/3 और r कितना है? 1/4 है। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये कितना होगा? अगर यहाँ देखें तो 2 से ये 11 टाइम और 2 से ये 8 टाइम कैंसिल हो गया। तो 11/56 यहाँ आ गया और यहाँ पे 3 3 जा 9 और प्लस 2/6 हो जाएगा। तो इस तरह से अब आगे देखिए, यहाँ ऊपर में देखिएगा, यहाँ सोल्व कर रहे हैं, ये इक्वल हो गया 11 इंटू 11 और बाई 56 इंटू 6, कितना आएगा? 121/6, 6 जा 36 और 6 5 जा 30 और 3 33। इसे अगर 121 को 336 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आ जाएगा। ये आप भाग दे करके या डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार। यहां देख लीजिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड from the top of a 75-meter high tower is 30 degree. The distance of the car from the base of the tower in meter is, मतलब एक कार है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर के टॉप से 30 डिग्री पाया जाता है, जबकि टावर का हाइट 75 मीटर है। तो बताना है कि कार टावर से कितने मीटर के डिस्टेंस पे है। इसके लिए आप यहाँ देख लो, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये टावर हो गया जिसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर। और ये टावर से सम डिस्टेंस पर एक कार है, यहाँ पे कोई कार है। तो इस कार का इस टावर के यहाँ टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला, ये ये दिया गया है 30 डिग्री। तो आप जानते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होगा।
ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों पैरेलल होते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर मालूम है और ये बेस निकालनी है, तो इसके लिए tan ले लेंगे। tan 30 डिग्री लिखेंगे और इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस कर दिए। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो गया और 75/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75√3। तो ये हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये क्या कर रहा है वो देख लीजिए। अरुणा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स। अरुणा के पास केवल 1 रुपया और 2 रुपया के कॉइन्स है। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट सी हैज इज 50, मतलब उसके पास जो टोटल कॉइन्स है उनकी संख्या 50 है। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ देयर इज ₹75, और उसके पास जितने भी कॉइन्स हैं उन सब का वैल्यूएशन यानी उन सब का अगर मूल्यांकन किया जाता है तो वो ₹75 है। देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स आर रेस्पेक्टिवली, और यहाँ आंसर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है। तो मान लेते हैं कि 1 रुपया के यानी ₹1 के सिक्कों की संख्या कितना है x, और ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी है y। तो टोटल सिक्कों की संख्या यानी कॉइन की संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस y, जो क्वेश्चन के अनुसार कितना है 50। और फिर अगर आपके पास 1 रुपया का एक कॉइन है तो उसका मूल्य यानी उसका वैल्यू, उसका अमाउंट 1 रुपया हुआ। 2 कॉइन होगा तो 2 रुपया। ऐसे ही अगर 3 कॉइन है तो उनका वैल्यू 3 रुपीज होंगे। तो आपके पास कॉइन है x, तो उनका वैल्यूएशन हो जाएगा x रुपीज यानी रूपी x। इसी प्रकार से अगर 2 रुपीज का एक कॉइन है तो उसका वैल्यू 2 रुपीज हुआ। तो अगर 2 कॉइन होगा तो 2 2 जा 4। इसी तरह से 3 कॉइन्स होंगे तो 3 2 जा 6। पर y कॉइन है तो y इंटू 2 हो जाएगा यानी उसका वैल्यूएशन हो जाएगा 2y। और टोटल मिलाकर ये कितना रुपया है, ये है 75। तो इस तरह से एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ऐसा करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। तो देखेंगे x से ये x कैंसिल हो जाएगा और 2y में से ये एक y माइनस होगा तो एक y बच जाएगा, और ये 75 में से ये 50 माइनस होगा तो ये 25 बच जाएगा। तो y इस तरह से 25 आ गया। अब इस y के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट अगर लिखते हैं तो यहाँ पे x प्लस 25 इक्वल टू 50, so x is equal to also 25, so answer will be 25 25 b। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है। The probability of getting a total of at least 10 is, मतलब अगर 2 डाई एक साथ उछाले जाते हैं तो उन दोनों डाई पर जो नंबर्स आएंगे, जो नंबर्स अपीयर होंगे, उन दोनों का सम कम से कम 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो कम से कम एटलीस्ट 10 का मतलब 10 या 10 से ज्यादा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है ऐसी स्थिति में। देखिए आप अगर डाइस को थ्रो करते हैं एक साथ 2 डाई को, तो पहला डाई पर 1, दूसरा पर भी 1 आ सकता है, पहला पर 1, दूसरा पर 2। इस तरह से करते करते लास्ट में 1 वाला ये 1 6 हो सकता है। फिर अगर बात करें तो 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है। इस तरह करते हुए लास्ट में 2 वाला 6 पर खत्म हो जाएगा। इसी तरह से 3 1 इस 3 2 3 4 3 5 ऐसे करते हुए 3 6 तक। तो ये टोटल ऐसे करते हुए 6 6 पर जाकर खत्म होगा और इनकी टोटल संख्या 36 होगी। अब इनमें से
कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे दो नंबर होंगे जिनका सम 10 या 10 से ज्यादा होगा? तो 1 के साथ तो किसी का नहीं होगा। 2 में अगर 6 ऐड करते हैं तो 8 तक ही रह जाएगा। 3 में अगर 6 ऐड करते हैं तो 9 तक ही रह जाएगा। इसी तरह से अगर 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 ही रह जाएगा, पर 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 हो सकता है। तो एक ई में ये आ सकता है 4 6। फिर इसी तरह से 5 के साथ 5 5 हो सकता है, 10 आ जाएगा, और 5 6 आ जाएगा क्योंकि 10 से ज्यादा चाहिए। और फिर इसी तरह से अगर हम बात करें 6 के साथ तो 6 4 हो सकता है क्योंकि 6 4 10 हो जाएगा। 6 5 हो जाएगा क्योंकि 6 5 11 होगा जो 10 से ज्यादा है, और 6 6 हो जाएगा यानी ये 12। तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पी की, तो ये एनी यानी 6, और टोटल पॉसिबल आउटकम 36। ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1/6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे दिया गया है डायरेक्शन 29 और 20 सॉरी 19 और 20 क्वेश्चन के लिए, कि अगर एसर्शन, यहाँ देख लीजिए एक एसर्शन होगा और एक रीजन होगा क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 में। तो अगर दोनों सही हैं, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और आर एसर्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करता है, तो आप ए को चुनेंगे। इसी तरह से अगर दोनों ट्रू हैं, दोनों सही हैं, पर रीजन अगर एसर्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो फिर आप बी सेलेक्ट करेंगे। अगर एसर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तब आपको सी सेलेक्ट करना है, और अगर एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लीजिए। एसर्शन क्या कर रहा है? इन ए राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन में द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस इज ए सर्कल। यानी जो क्रॉस सेक्शन प्लेन द्वारा बनाया जाएगा उसके बेस के पैरेलल, वो क्रॉस सेक्शन एक सर्कल होगा। तो आइए देखते हैं फिगर द्वारा। मान लीजिए ये कोई कोन है, इस तरह से ये कोन हुआ, तो ये हो गया कोन। अब इस कोन के बेस, ये कोन का बेस हो गया, इस बेस के पैरेलल, इसी बेस के पैरेलल यहां से समझिए कि एक प्लेन ऐसे, ये प्लेन है जो इस बेस के पैरेलल है, और यहां से एक क्रॉस सेक्शन बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप देखिएगा क्रॉस सेक्शन बनेगा वो एक सर्कल बन जाएगा, यानी कि कोन के दो पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन होगा और दूसरा क्रॉस सेक्शन इस पर होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये दोनों के दोनों सर्कल है, तो इसलिए इसका असर्शन सही हुआ, क्योंकि इसने भी कहा है कि क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस इज ए सर्कल। तो इस तरह से असर्शन सही है, यानी असर्शन ट्रू है। तो असर्शन क्या हो गया? ट्रू। अब देखते हैं रीजन की, रीजन क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए रीजन कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है, देन द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 9 यूनिट्स। तो यहाँ देखिए ये क्या कहा? हेमीस्फीयर का वॉल्यूम यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल है उसके सरफेस एरिया के। तो सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया हेमीस्फीयर का। पाई से पाई कैंसिल, और दो ठो आर से दो ठो आर कैंसिल हो जाएगा। तो 2/3, इधर एक आर बचेगा और इधर 3। तो इस तरह से आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/2। और तब डायमीटर 2r होता है, यानी कि 9/2 इंटू 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 9 यूनिट्स हो गया। तो इस तरह से
रीजन भी सही है, रीजन इज ट्रू। तो दोनों सही हैं, assertion भी और रीजन भी, बट रीजन कांट एक्सप्लेन द assertion, यानी कि रीजन नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है assertion का क्या चीज, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए रीजन और assertion में कोई तालमेल नहीं है, यानी रीजन assertion का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। तो हम बी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर। तो ये इस सेक्शन का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, वो काफ़ी मेहनत से बना रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि नीडी स्टूडेंट के पास तक पहुँच सके। और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। कहता है कि HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। तो ये HCF का फॉर्मूला है और ये सही है, यानी assertion क्या है, ट्रू है। ये एकदम बिल्कुल सही है, यही HCF का फॉर्मूला होता है। HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। अब आते हैं रीजन देखते हैं। द HCF ऑफ 12, 21 एंड 15 इज 3। तो रीजन ट्रू है या फॉल्स, इसको पता लगाते हैं। 12 यहाँ लिखे, 12 को कैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इंटू 3। और 21 ये हो जाएगा 3 इंटू 7 और 15 ये हो जाएगा 3 इंटू 5। तो अकॉर्डिंग टू assertion जो HCF होता है वो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन है, 3, 3। और इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1, 1 सब में सेम ही पावर है। तो इस तरह से HCF इसका क्या हो जाएगा, 3। इसके अलावा कोई दूसरा इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए HCF 3 ही हुआ। और यहाँ भी HCF क्या दिया हुआ है, 3। तो इस तरह से रीजन भी ट्रू है और रीजन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करता है assertion का। यहाँ जो रीजन हमने देखा, चेक किया, वो assertion के बेस पर ही, assertion के आधार पर ही हमने ये चेक किया है। तो इसका मतलब कि रीजन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करता है assertion का। तो दोनों सही हैं और रीजन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करता है assertion का। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो ए कंप्लीट, ये ए करेक्ट आंसर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब देखते रहिए हमारे चैनल फोर्थ नीड को।